अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान छिन जाने पर आज अदालत नहीं जा सके क्योंकि उन्हें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिले और मामला अब मंगल तक चला गया है। पीटीआई क्लियर नहीं है कि ये चैलेंज उन्हें पेशावर हाई कोर्ट में करना है या सुप्रीम कोर्ट में करना है। बैरिस्टर गौहर उनके बयानात से तो लगता है ऐसा है कि तहरीक इंसाफ समझ चुकी है कि वो बग़ैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे जिसका नुकसान वोटिंग के दिन होगा। जो होगा उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। बैरिस्टर गौहर कानूनी तौर पर चेयरमैन तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बाहर आने तक पार्टी को लीड करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब बैरिस्टर गौहर के मातहत काम करेंगे? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ कि शाह महमूद कुरैशी ज़मानत के बाद मंगल तक बाहर आ जाएंगे, तो क्या वो बैरिस्टर गौहर को अपना कायम मकाम कायद तस्लीम करेंगे या पार्टी में फिर से धड़ेबंदियाँ होंगी और मजबूत होंगी? इमरान खान के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फ़ैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। तोशाखाना फ़ैसला मुअत्तल हुआ तो इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो जाएगी, वरना इमरान खान नाअहल रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी अब तक किसी सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट करने में नाकाम है, चाहे वो काफ लीग हो, मुत्तहदा हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो। प्रोग्राम में आज फैसल वाजा की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात पर भी बात होगी। ऑडियो लीक केस पर भी बात करूंगी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGFIA और DGB को 19 फरवरी को तलब कर लिया है। और इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए आज मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में फिरदौस आशिका अवान साहिबा स्पोक्स पर्सन हैं IPP के, ज्वाइन कर रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। फिरदौस आशिका अवान साहिबा से ज़रा मैं बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। फिरदौस साहिबा, बल्ले का निशान मिलेगा, तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि अदालतें रिटेन करवा देंगी, वापस मिलेगा उनको उनका निशान। क्या राय है आपकी? अगर निशान नहीं मिलता तो मखसूस नशिस्तें भी ऑब्वियसली PTI को नहीं मिल सकेंगी, तो ये बड़ा डैमेज तो है PTI के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, जैसा कि आप जानती हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो सियासत जो है वो रियासत के साथ मिल के अगर आप करते हैं तो वो इबादत समझी जाती है, क्योंकि मुल्क के साथ वफादारी निभाना, मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद करना, आवाज़ उठाना, ये ऐन जो है वो इबादत है। लेकिन जब आप सियासत के अंदर तसादम, टकराव, हट दर्मी और खींचातानी और इंतशार को मुतारफ कराते हैं, तो वो सियासत जो है वो फिर जहमत बन जाती है। और PTI को इस वक्त जिस जहमत से गुजरना पड़ रहा है, वो जहमत जो है उन्होंने अपने लिए खुद पैदा की है। वो टकराव जो उन्होंने अदारों के साथ किया, 9 मई जैसे वाक़यात आपके सामने हैं। फिर सबसे बड़े सितम शरीफी ये है कि उनकी ज़ात जो है वो आज भी अपने एक मखसूस एजेंडे और मफादात की कैदी बनी हुई है। आज भी जो है तमाम तरह हालात, वाक़यात और सूरत हाल को सामने रखते हुए भी PTI की लीडरशिप जो है वो किसी सूरत भी अपनी ज़ात की नफ़ी करके अपनी काज को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक काज और पब्लिक इंटरेस्ट जो है आज भी उनकी प्रायोरिटी नहीं है, और वो आज भी उसी इंतशार को प्रमोट करके रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करने की बजाय, अदारों के ताबे होने की बजाय वो अदारों को अपने ताबे करने के लिए इस वक्त भी पुरज़म है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि शख्सियात बुत परस्ती आप ईमान का जुज बना के कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली में चैलेंजेस आएंगे। और ये जो आप तस्वीर कशी और मंजर कशी कर रही हैं, ये हकायक पर मबनी है कि अगर ये किसी सूरत भी निशान इनके पास नहीं आता, तो फिर ज़ाहिर है इनका अपना जो है ना वजूद, उसका अपना कोई शनाख्त और तारुफ
नहीं रहेगा, वो जी, सिर्फ दुरुस्त कह रही हैं। और पीएमएलएन सेनेट इंतखाबात में मैडम इस तरह की सिचुएशन से गुजर चुकी है, तो अफरानुल्लाह साहब साथ मौजूद हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस सारे मंजर की मंजरकशी कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सर पीटीआई का निशान वापस ले लिया। अब आप सेनेट इलेक्शन में खुद इस परेशानी का शिकार रहे हैं, गुजरे हैं इससे। बगैर निशान के इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जितना भी कहा जाए कि शख्सियत परस्ती है, शख्सियत की बुनियाद पर वोट पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है कि ये जो हुआ है ये दुरुस्त हुआ है? एक सियासी जमात के लिए मौत है उनका निशान छिन जाना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था वही ठीक नहीं था। तो उसके बाद जो कुछ हुआ है वो तो सब कुछ ही गलत हुआ है, वो अभी तक गलत ही होगा उसके बाद। तो ये जा रहा है इस मुल्क के जो है वो इमरान खान साहब एक फाशिस्ट आदमी है। वो इस चीज़ वो किसी आइन और कानून में यकीन नहीं रखते। वो आइन और कानून जब उनको मुफाद में उनके आ जाए, फ़ायदे में आ जाए तो वो ठीक है। वही अगर उनके मुखालिफ आ जाए तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई उसकी लेटर निकाल के बाहर, वो भी एक कोई कानून था जिसके तहत वो बाहर नहीं निकाल सकते थे। आरटीएस बिठाना कौन से कानून के तहत? जमहूरियत की आप लोग बात करते हैं, तो जमहूरी रिवायात के ऐन मुताबिक आप समझते हैं कि किसी भी सियासी पार्टी से उसका निशान छिन जाना दुरुस्त अमल है? जो हो रहा है सही हो रहा है? देखिए, बात ये है कि पीटीआई जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि इनके काम जो है वो ना आईनी है ना कानूनी है। तो ये इस तरह के लोग अगर किसी मसले में फंस जाएं, ना उन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी के ऊपर साइन किया हुआ है, ना उनको कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान की जमहूरियत से। जितना नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को पिछले 5 साल में हुआ है, इतना पिछले 30 साल में नहीं हुआ। तो ये ऐसे लोगों को अगर इनके लिए कोई मसाइल है तो वो ठीक है, क्या कहते हैं, ये भुगते हैं उसको जो इन्होंने किया है। अब ज़ाहिर है 9 मई जो करेंगे उसको ये फिर जो 9 मई करेगा वही भुगतेगा ना, आप और मैं तो नहीं भुगतेंगे ना। हाँ। इन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया इस मुल्क के अंदर, इंतशार फैलाने की कोशिश की, फौज के अंदर कू करने की कोशिश की, तो ज़ाहिर है फिर उसकी कुछ ना कुछ तो इम्प्लीकेशन होंगी। तो आप समझ रहे कि उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो सर ये जो इंतखाबी निशान छिना है, इंतखाबी निशान नहीं, ओवरऑल जो मैं कह रहा हूँ उनके साथ जो मसाइल हैं वो इसी वजह से ना, ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्होंने की, ये भी उसी का खुमियाजा है। ये तो इस चीज़ का खुमियाजा है कि इन्होंने अपने इलेक्शन कराए नहीं है टाइम के ऊपर। हमारे साथ भी हो चुका है ये वाला काम, आपको पता ही है, हमारा भी सिंबल छिन गया था। इससे पहले पीपल पार्टी का सिंबल भी छिन चुका है। तो अब साइकिल से शेर हुए, तलवार से तीर हुए, और अब ये बल्ले वाला मामला आ गया। तो बस ये अब ये लेकिन पीटीआई बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं बल्ले के बजाय हमें बिल्ली का निशान भी मिल जाएगा ना तो हम क्लीन स्वीप कर लेंगे। फैसल साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें, फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं। अब उनकी वो जैसी ज्वाइन करते हैं तो उनका भी कमेंट इस मामले पे शामिल करेंगे। फिरदौस साहिबा, ये नून लीग के साथ आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट के मामले पर नहीं थी, सारे मामला भी हो रहे थे, तो ये जो डेडलॉक है वो अभी तक बरकरार है, और ये डेडलॉक क्यों है? देखिए किरण, बेसिकली तो हम दो अलग अलग बयानिया, नज़रियात और सोच रखने वाली सियासी जमातें हैं, और अपोजिट पोल्स पे सियासत करना जो है, जो इलेक्टेबल्स आईपीपी के अंदर आए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90% वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करनी है, और उन्होंने नून के खिलाफ ही 2018 में इलेक्शन लड़ा है। जब पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे उस जमात के इलेक्टेबल ऑक्यूपाई करके बैठे होंगे, तो उस स्पेस को शेयर करना जो है इट्स अप हिल टास्क दोनों के लिए। और यही वो वजह है कि क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए पीटीआई को छोड़ के, हमारी उनसे कमिटमेंट है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि उनको इलेक्शन आईपीपी टिकट हर हाल में देगी, और उनको किसी सूरत भी इलेक्शन के अमल से बाहर नहीं रखना चाहती। जो पीएमएलएन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको नून कैसे जो है वो पीछे हट के हमारे कैंडिडेट्स को स्पेस देगी, ये वो सवालिया निशान है जिसकी वजह से चीज़ें इस वक्त मतलब किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच रही। लेकिन आप उसको डेडलॉक नहीं कह सकते, एक मरहलावार बातचीत का अमल है जो आगे बढ़ा है। उसमें पहली सतह पे जाहिर है। अच्छा मैडम, आईपीपी ने कितनी सीट्स की लिस्ट रखी है मुज़ाकरात में सामने? सेकंड ईयर आप लीडरशिप लेवल पे सीनियर लीडरशिप की देखिए, हमारे चूंकि जो कैंडिडेट मैक्सिमम सीटों पे इलेक्टेबल्स डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी तादाद जो है वो कई दर्जन है, और 40+ की फिगर के साथ हम गए हैं। देखिए बेसिकली ये पीएमएलएन के लिए भी कोई इतना आसान टास्क नहीं है, और हमारी अपनी जमात के अंदर भी दो राय पाई जाती है किरण
एक वो सोच है जो ये समझती है कि हमें इन द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं, वो इकोनॉमी का महाज हो, वो आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, वो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हो, या आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसके लिए हमें मिल के बेशक हमारे बयानिए मुख्तलिफ है, लेकिन हमें इकट्ठे जो है पाकिस्तान के लिए एक दूसरे को कलेक्टिव मेहनत करनी पड़ेगी मामलात को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन मैडम मुझे बताइए कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद ये अवामी सतह पर फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? जी, जो दूसरी राय जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि दूसरी राय जो है वो यकीनन इसकी नफी करती है जो पहले राय है। वो दूसरी राय ये कहती है कि चूंकि हमारा एक रवायती हरीफ पंजाब के अंदर जो हमेशा से प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ सियासत हुई, जो एंटी नवाज शरीफ वोट बैंक है उसको प्रो नवाज शरीफ सीट एडजस्टमेंट में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं है। और खास तौर पे जो रूरल पॉलिटिक्स है उसके अंदर धड़ी बंदी होती है, उसके अंदर बरादरीज़म होता है, उसके अंदर जो है आपके आमने सामने ग्रुप बंदी होती है। तो जो धड़े हमारे एंटी PMLN हमारे साथ इलेक्शन लड़ते रहे हैं उन इलेक्टेबल्स के साथ, उनको प्रो नून जो है जब हम आमने सामने बैठाएंगे तो किसी एक धड़े को हमें लूज करना पड़ेगा। तो ये वो चैलेंज है जो दूसरी राय जो है वो समझती है कि हमें PMLN के साथ जाके उनकी सपोर्ट का जो बयानिया है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो इसीलिए इन दो राय के दरमियान हमारे डायलॉग भी फंसे हुए हैं और हमारी वो बातचीत भी जो है इन्हीं दो राय के अंदर जो है खोई हुई है। इसको सर्फिस करने के लिए ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपका पॉइंट आ गया। ये जो आप बात कर रही हैं ना कि आपके लिए ये एक परेशानी बनी हुई है या ये यहाँ पर आप लोगों के अंदर ही एक डेडलॉक है दो सिचुएशंस की वजह से, लेकिन PMLN के लिए तो ये सर बड़ी अजीब सिचुएशन है। ये सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि आप लोगों के साथ काफ लीग, उनका भी सीट एडजस्टमेंट का मामला अटका हुआ है, MQM का मामला भी अटका हुआ है। आप लोगों की तरफ से बात होती है कि जी इत्तेहाद हो गया है, प्री इलेक्शन इत्तेहाद हो गया है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि जी अभी तो सीट एडजस्टमेंट पर बात होगी, लेकिन वो स्टिल अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या वजह है, क्यों अभी तक किसी जमात के साथ फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है मामला? देखिए, ये कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, और फिर ज़ाहिर है आपने हर किसी के इंटरेस्ट को आप अलाइन भी नहीं कर पाते, तो फिर वो इसमें इश्यूज तो आते हैं। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है कि कुछ सीटों के ऊपर हमारी MQM के साथ हो जाए अलायंस, और बाकी जगहों पे भी सीट्स पर देखिए उधर वो अभी इन प्रोसेस है। मैं अब उधर बैठ के बात नहीं करना चाह रहा उस पर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोई एक अच्छा क्या कहते हैं हो जाए उनके लिए, हमारे लिए भी। लेकिन ज़ाहिर अगर उनको ये साहब बात सूट नहीं करेगा या IPP को ये बात सूट नहीं करेगी या काफ लीग को, तो फिर ज़ाहिर वो अपने हिसाब से। चलें, यहाँ तो MQM के साथ तो मामला अभी चल रहे हैं, अब नहीं आप उस पर बात करना चाह रहे, लेकिन काफ लीग के बारे में तो आप लोग बड़े श्योर थे, आप लोगों ने कह दिया था कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है, मामला फाइनलाइज हो गए, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताई है अभी, कि ज़ाहिर है हमारे कैंडिडेट भी है ना उस सीट के ऊपर, तो वो इतना आसान नहीं होता कि आप अपने कैंडिडेट को कहेंगे तुम बैठ जाओ और कोई और लड़ ले। ये इतना मतलब कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और फिर ज़ाहिर हम भी नहीं चाहते कि बहुत सारी ऐसी सीटें जो हमारी आराम से हम जीत जाते हैं, किसी को कोई भी खड़ा हो जाए जीत जाते हैं, तो उसकी ऐसी सीटों को ज़ाहिर हम भी नहीं लूज़ करना चाहेंगे। तो अगर तो मामला ऐसा हुआ कि दोनों तरफ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होए तो फिर शायद कहीं पहुंच जाए। चलिए ग्राउंड रियलिटी बताएं, अब ये कितने % चांसेस हैं MQM के साथ इत्तेहाद होने के, कितने % चांसेस हैं IPP के साथ, और कितने % चांसेस हैं काफ लीग के साथ? देखें MQM के साथ मैं समझता हूँ कि 50-50 है। ओके। और जो है वो ये काफ लीग के साथ मेरा 60-40 कर लें काफ लीग के हक में। ठीक है। IPP का जो है 40-60 हमारे हक में 60। जी ना डालो इसको मुश्किल में अच्छा ठीक है ना, उसको रेस्क्यू ना डालो उसको मुश्किल में। इनका ब्लड प्रेशर का वो जो बता रहे हैं ना 60-40 BP लोअर है बेसिकली बताते हुए। अब फरदास आपा आपको क्या लगता है वैसे कितने % साहब जो है मुशाहिदुल्लाह साहब मेरे भाई है। वाह का शुक्रिया आपका फरदास साहब, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि इसलिए बचा गए। जी कि मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली
जो हमारे अफनान की ख्वाहिश क्या है और मेरी ख्वाहिश क्या है, हमारी ख्वाहिशात से बालातर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें हमारी लीडरशिप ने अपनी अपनी सतह पे फैसले करने हैं और हम उनको चाहें या ना चाहें, अल्टीमेटली हमने उन फैसलों को कबूल करना है। और टारगेट जो है वो हमारा मुश्तरका है, एजेंडा मुश्तरका है, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि हमारा जो टारगेट कॉमन है। और हमने एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामे से गायब करना है। और वो एंटी पाकिस्तान और एंटी स्टेट जो बयानियां लेके चल रहे हैं उनको हम सियासत की ग्राउंड से बाहर करना चाहते हैं। ये हमारा कॉमन टारगेट और कॉमन एजेंडा है। उसके लिए हमारे रास्ते मुख्तलिफ हैं, प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ हैं, पार्टियां मुख्तलिफ हैं, बयानियां मुख्तलिफ है, लेकिन मुश्तरका है। टारगेट आप कह रहे हैं एक ही है। अच्छा सेनेटर साहब ये बताइए, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का मामला जो है वो मंगल तक चला गया है, लेकिन बाहर आने के बाद वो बैरिस्टर गौहर के अंडर में काम कर सकेंगे लगता है आपको? आपको बतौर सियासी कारकुन क्या लगता है? देखिए बैरिस्टर गौहर तो अब प्रेसिडेंट रहे नहीं ना, क्योंकि लेकिन वो कह रहे हैं ना कि इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते तब तक वो लीड करेंगे पार्टी को। मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप चेयरमैन होते हैं पीटीआई के तो फिर आपको वो एग्जेक्टिव पावर तो तभी मिलती है। अदरवाइज अगर एग्जेक्टिव पावर नहीं है तो फिर गौहर खान साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है उनके जैसे और भी बहुत सारे पीटीआई में हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मनूवर करना बगैर चेयरमैन पीटीआई होए हुए। और उसमें और जब अगर कोई शाह महमूद कुरैशी और सीनियर लीडर बाहर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आके क्लेम करेंगे कि हमारा क्लेम है। तो ये इतना आसान नहीं है, वैसे भी सियासत आसान तो है नहीं, मसाइल बहुत है। मसाइल बहुत है। फिरदौस साहिबा आप तो बहुत करीब से जानती हैं, पहले भी पीटीआई के अंदर ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा रहे हैं। अब ये मसला आना कि बैरिस्टर गौहर साहब वैसे ही बड़े क्वेश्चनेबल थे, उनको ये चेयरमैनशिप मिल जाना, और अब जब ऐसा मामला हो रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने के इम्कानात हैं, आपको लगता है कि वो बैरिस्टर गौहर की क़यादत को बिलरज़ा कबूल करेंगे? किरण, इंटरेस्टिंगली पीटीआई का जो माइंडसेट और कल्चर रहा है, पीटीआई वर्सेस पीटीआई खेलती रही है। और जो 2018 का इलेक्शन था उसमें मैं उसी जो इंटरनल पार्टी की फाइट थी उसका विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं अगर 95,000 वोट लेके पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे इलेक्शन हारी थी तो उसके पीछे पीटीआई ही थी, और पीटीआई ने ही मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़े करके इंडिपेंडेंट और मेरे खिलाफ वोटों को डिवाइड किया था। तो पीटीआई को बाहर से कम और विद इन पीटीआई ज्यादा थ्रेट्स हैं, और पीटीआई का मैच पीटीआई से इसलिए है कि पीटीआई किसी को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो अंडर 19 टीम पीटीआई के अंदर खेल रही है, और वो स्ट्रीट बॉयज जिनका स्टेक पे कुछ नहीं है, वो सिर्फ बल्ले की पॉपुलैरिटी को कैश करा के असेंबलियों की जीनत बनना चाहते हैं। उन्होंने ना आज तक अपनी जेब से 5 रुपए अपने इलेक्शन पे खर्च किए हैं, ना कमाए हैं। अपने वालदैन की और अजीजों कारब और रिश्तेदारों की जेब पे जो पलने वाले वो स्ट्रीट बॉयज जो हैं, जब वो असेंबली की जीनत बने थे और उन्हें ना किसी का फातिहा पढ़ के, ना किसी की शादी में शिरकत करके, ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके, ना एक स्ट्रगल और फाइट करके वो असेंबली तक पहुंचे थे, वो बल्ला पकड़ के जा पहुंचे थे पार्लियामेंट में। इसलिए उनको पता नहीं है कि सियासत के दाव पेच, सियासत की मुश्किलात, सियासत के चैलेंजेस, और पहली दफा अब वो उस चैलेंज में आए हैं। तो अब आपको पता है कि वो लुका छुपी जो है वो अपने इलेक्शन के कागजात नामजदगी के ऊपर भी कर रहे हैं, तो वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इसके लिए लेकिन फिरदौस साहब वो जो वकला को टिकट देने की बात हो रही है ना, गो कि अभी जो सारी चीजें हो रही हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीजें भी हमारी आंखों के सामने है। लेकिन उसके साथ साथ अब एक तासुर ये भी है कि वकला उनके दरमियान यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर इनमें से भी कुछ लोग भी आ जाते हैं, असेंबली में पहुंच जाते हैं, तो इतनी आसानी होगी नहीं अगली हुकूमत में। मैडम मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रही है, फिर उसके उम्मीदवारों से जिस तरह मैं तस्करा कर रही हूँ, कागजात नामजदगी की वसूली के दौरान छीने जा रहे हैं, ऑफिस को ताले लगाने की शिकायत सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से हिदायत जारी की हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बात हुई है। इससे आपको लगता है कि हालात में कुछ फ़र्क पड़ेगा?
किरण, इसमें दो आपको देखना है इस सारी डिस्कशन को दो पैराए में। एक है कि आप ऐसा शहरी, कोई भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाला, उसका आईनी और कानूनी हक है कि वो इलेक्शन के अमल में हिस्सा ले और किसी भी हल्के से कंटेस्ट करे, और ये उसके बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसको हर हाल में प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है वो एक ऐसा किरदार जो इश्तिहारी हो, जो मफरूर हो, जो कन्विक्टेड हो, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मतलूब हो और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हो, और वो पाकिस्तान के उस सबसे मुकद्दस ऐवान तक रसाई के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वहाँ आरओ के दरवाजे पे दस्तक दे, तो उसके लिए कानून जो है वो हरकत में आना चाहिए। उनको सबसे पहले, क्योंकि पार्लियामेंट की राहदारियों तक वही शख्स जाना चाहिए जिसका दामन साफ हो, और जिसका दामन और किरदार बदबूदार हो, दागदार हो, उनकी रसाई पार्लियामेंट की राहदारियों तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, सही। लेकिन आज कल जब अदालत की तरफ से इनोसेंट कहा गया है इमरान खान को, तो आज पीएमएलएन काफ़ी नाराज़ भी हुई है, काफ़ी शिकवा भी उनकी जानिब से किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो पीएमएलएन से ही मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अफराद साहब, कल तक मुस्लिम लीग नून के लिए सर सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी, आज अचानक बुरी हो गई। ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी लीग की क़यादत, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लंबी चौड़ी, एक ज़मानत ही तो हुई है सर। मुझे याद है जब आप लोग ज़ेरे अताब थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साद रफ़ीक साहब और उनके भाई के वाला जो केस था, उस केस पे, उस फैसले में नैब की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी थी। उस पर तो बड़े खुश हुए थे आप लोग, बड़े टीवी शोज़ में बैठकर उसकी मिसालें दिया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया सर? देखिए, बात यह है कि अगर आप ये देखें कि प्रोसिक्यूशन ज़्यादा किन लोगों की हुई है पिछले 5-7 साल में, तो उसमें हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। इनका तो अभी 9 मई से शुरू हुआ है जो भी मामला है पीटीआई का। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपना सिसिलियन माफिया भी डिक्लेयर कर दिया, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया, फिर उसके बाद जो है पार्टी सदारत से हटा दिया, फिर उसके बाद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कर दी, फिर उसके बाद जो है वो आरटीएस बिठा दिया, इलेक्शन पूरा उल्टा कर दिया। उसके बाद किसी ने हमें तो नहीं रिलीफ दिया, कितने पूरा मुल्क ऊपर नीचे करके रख दिया। तो ज़ाहिर है हमारे, अगर उस पैमाने पर रख के इमरान खान साहब को या पीटीआई को रखा जाए तो इनकी तो बहुत जो है वो किस्मत अच्छी है कि इनको हमेशा जो है वो रिलीफ मिलता रहा है। और मुझे जो है, मैं ज़ाती तौर पर बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस बेंच की जिन्होंने ये फैसला दिया। ऐसा ये अच्छे जजेज हैं और मैं ठीक है, उनका जो भी फैसला है हम तो उसको कबूल ही करते हैं हमारे, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया मजबूत हो। लेकिन जो है वो एक तारीख ज़रूर है अदलिया की, इसके अंदर जो है वो इस तरह के फैसले आए हुए हैं, और वो उस पे हम पे बहुत। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा गुजरे हैं इस चीज़ से, और आपके वालिद साहब का वो मशहूर ज़बाना जुमला भी है कि आज हम रो रहे हैं, कल ये रोएंगे। तो क्या मतलब पीएमएलएन ये सोच रही है कि ठीक है फिर भरपूर किया जाए इनके साथ, तो इस वजह से आप लोगों को परेशानी हो रही है अगर इनोसेंट कह दिया या ज़मानत दे दी? देखिए, बात ये है कि जो साइफर वाला केस है वो भी चला नहीं है, उसके ऊपर अगर इतनी सीरियस किस्म की ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी सुप्रीम कोर्ट से, तो जो आप सोचें ना, नीचे वाले कोर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस तो होंगे। अब बात ये है कि इसके ऊपर जो भी कोर्ट डिसाइड करे हमें तो कबूल है, लेकिन उसने ये वाला काम तो किया है ना कि उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक कागज़ को निकाल के लहराया है और एक डिप्लोमेटिक केबल को इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए। अगर आप ये रास्ता खोलना चाहते हैं, अदलिया के हाथ में है, तो ये कल को जो है ये मामला इससे आगे जाएगा, मेरा अपना ये ख्याल है। तो इसको ज़रा उनको देखना चाहिए। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं इस अदलिया से, और जो है मैं ये समझता हूँ कि ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और जो है पाकिस्तान के अंदर जो वो एक डार्क दौर था, ये साकिब निसार, खोसा और गुलजार और ये सारे जो थे, एक के बाद दूसरा कार्टून आ रहा था, ये जो है इंशाल्लाह दोबारा नहीं शुरू होगा। तो वो जो है नहीं, ये आप मुझे बताएं ना, ये जजेस का काम है सियासत करना उधर कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ के, ये सियासत करता था ना। साकिब निसार का एक फैसला है, मैं आपको भी कोट करूं, आप हैरान हो जाए। एक बिल्डिंग है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर जुर्माना लगना था, ये आखिरी दिन जाते जाते उसने फैसला किया कि मुझे ख्वाब आई और ख्वाब में मुझे कहा इसमें 3 अरब रुपए जुर्माना कर दो। मैंने 3 अरब रुपए जुर्माना, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का।
हम इस तरह ये एक मैंने मिसाल दी है, इस तरह की पता नहीं वो अपने भाई के चक्कर में लगा रहा दिहाड़ियाँ लगाने के लिए। ये कुछ ये इसलिए तो नहीं है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट तो कानून और आइन के मुताबिक मामला चलाने के लिए, तो जो है वो इस तरह के मामला जो है इसमें रहे हैं, तो उसमें फिर अब हम जाहिर है ये भी ना कहेंगे चलिए सर अब वो पीछे रह गया ना, अब तो हमने आगे बढ़ना है ना, वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं जो पहले हुई हैं। मुझे बताएं सर, मैं ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रही हूँ। सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए और मेरे प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी साहब आए थे और उन्होंने कहा था, तस्दीक की थी इस बात की कि सरफराज बुगटी साहब की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हों और हम उन्हें वेलकम करेंगे। फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए, तो क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए वो जो है वो ज़रा एक तो लोकल डायनामिक्स भी होती है जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ना होता है। अब ज़रा दो बंदों को एक टिकट तो नहीं अवॉर्ड हो सकती, तो इस तरह के भी मामला हैं और भी कुछ हो सकता है। उनको बेहतर लगाओ कि पीपल पार्टी से आप लोग टिकट नहीं दे रहे थे उनको, नहीं ये बात मतलब बहुत सारे मामला हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी है क्या कहते हैं कि हो सकता है उनको पीपल पार्टी से जो है वो ज़्यादा उनकी सोच के करीब हो जो वो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए उधर चले गए। सर ख्वाहिश आपके पास आने की, चले वहाँ गए, देखिए अच्छी बात है ना, वरना फिर वो हमारे पास आ जाते तो फिर ये लोग बोलते कि देखें ये हुकूमत के आ गए हैं, अब उनके पास चले गए हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ओके फिरदौस साहिबा, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे क्या? वैसे ये सिलसिला हुआ है, सरफराज बुगटी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनफैक्ट फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आई डोंट नो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। आप क्या लगता है आपको ये सारी सिचुएशन, खुद उनकी ख्वाहिश कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, जो कि इरफान सिद्दीकी साहब बताते हैं मेरे प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद जब रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दिन दो दिन पहले तक इस बात पर तनकीद कर रही थी कि पूरी की पूरी जो निगरान गवर्नमेंट है वो सारी की सारी PMLN के लोग बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद वो सरफराज बुगटी साहब को भरपूर वेलकम भी करते हैं, तो ये हुआ क्या अचानक से? ये ब्लोच कार्ड खेला गया, और आपको पता है कि जरदारी साहब जो हैं वो बलोच ट्राइब को रिप्रेजेंट भी करते हैं और वो बलोचों पे अपना हक भी जिताते हैं, और मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने एक अच्छी शॉट लगाई है, अच्छी हिट की है, और बलूचिस्तान के अंदर ये कंसेंसस होना चाहिए कि कोई भी एक जमात जो है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ना ले। वहाँ पे हमें जितनी भी एथनिक डिवाइड है या हमारी पॉलिटिकल डिवाइड है या हमारे मुख्तलिफ तरह की मजहबी डिवाइड है, उन सब से निकल के बलूचिस्तान को एक नेशनल सिंबल के साथ एक नेशनहुड में जाना चाहिए, और वहाँ कोई भी जमात सियासत कर रही है उसको सबको मिल के यूनानिमसली उस सूबे के अंदर जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करने के लिए और वहाँ के बासियों को उनके बुनियादी हकूक दिलाने के लिए और पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो पॉलिटिक्स जो हमारी इस वक्त सबसे अहम कौमी ज़रूरत है उसकी तरफ जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि सरफराज बुगटी तो एक किरदार है, वहाँ बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और उन्हें वो किसी एक जमात की जागीर नहीं हो सकते, और जमातें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जो फेडरेशन में रोल है, सबसे बड़ा जोग्राफिया ही हमारे रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, तो उस सूबे के अंदर बसने वाले जो हैं उनके दिल भी उतने ही वसी होने चाहिए कि वो एक दूसरे को अकोमोडेट करें। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में मुझे बता दें, आपके वालिद साहब कराची से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, आपने भी वहाँ से लड़ा इलेक्शन, अभी लड़ा? नहीं, मैं नहीं लड़ा। अच्छा, आप ये आप खुद नहीं लड़ रहे हैं या पार्टी? मैं ऑलरेडी सेनेटर हूँ और जो है वो इसलिए मुझे जरूरत नहीं फील कर, खर्चा बढ़ा। अच्छा ठीक है किरण, सेनेटर मुफ्त में आप हल्के की क्यों आप हल्के में उसको खजल करना चाहती हैं? वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं प्राइड पोस्ट है, खर्चा बहुत प्राइड और प्रिविलेज्ड पोस्ट है। हाँ, वो इसको एंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। नाथ हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में लतीफ़ खोसा और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साहबजादे के ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्तों पर 2 एजेंसीज़ के सरबराह को अदालत तलब किया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि डायरेक्टर
जनरल FIA और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो 19 फरवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं दी है। ISI के मुताबिक उनके पास सोशल मीडिया पर शेयर मालूमात के सोर्सेस का तयन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। FIA ने जवाब के लिए मोहलत तलब की थी। अब FIA ऑडियो लीक्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश करे। DG FIA बताएं कि फ़ोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। DGIB बताएं कि पाकिस्तान के शहरियों की सर्वेलेंस कौन कर सकता है। इससे भी आगाह करें कि क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत मौजूद है। अदालत ने चेयरमैन PTA को भी आइंदा समाअत पर तलब करते हुए लिखा है कि चेयरमैन PTA अदालत को ब्रीफ करें कि मोबाइल फ़ोन सार्फिन की कॉल्स और डाटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। चेयरमैन PTA और मेंबर्स PTA रिपोर्ट के साथ इसके दुरुस्त होने का बयान हल्फी भी जमा करवाएं। अदालत ने केस में तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी कर दिया है। टेलीकॉम कंपनीज़ को हिदायत की गई है कि वो टेलीफोन कॉल्स को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए तौर पर मुदाखलत पर रिपोर्ट पेश करें। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि PTA इंटेलिजेंस एजेंसी या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इससे मुताल्लिक़ ख़त्तो किताबत से आगाह करें और बताएं कि किसी भी रियासती अथॉरिटी ने अपने सार्फिन का डाटा शेयर करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, क्या तरीक़ाकार रखा हुआ है। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची आज एक बड़े साने से हादसे से बच गया, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस को कुदरत ने खौफनाक तबाही से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 की सीट के नीचे टाइम बम फिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजिज़ाती तौर पर वो फट नहीं सका। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये दहशतगर्द धमाका करने में कामयाब हो जाते तो कई जानें ज़ाया हो सकती थी। मुसाफिरों के साथ कराची आने वाला बम ये कहाँ से रखा गया, ये अब तक ऑब्वियसली सामने नहीं आया है। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इस पर बात करने के लिए अहमर रहमान ख़ान चीफ़ क्राइम रिपोर्टर हैं समा TV के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमर। ये बताइए, अवामी एक्सप्रेस खुशकिस्मती से बड़ी तबाही से बच गई है। अगर ये बम फट जाता तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तक की तफ्तीश में क्या आया है सामने और पुलिस को कैसे पता चला कि ट्रेन में बम मौजूद है? जी देखिए किरण, ये जो है वो अब तक की तफ्तीश जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, लेकिन ताहाल ये तो सामने नहीं आया कि किस जगह से ये बम जो है वो ट्रेन के अंदर रखा गया है और कौन सा शख्स जो है वो लेकर आया है इस बम को और उसने उस जगह पर जो है वो बैग के एक सीट के नीचे जो है वो इस बम को जो है वो रखा था एक बैग की सूरत में, और उसके अंदर एक कंटेनर में ये बम जो है वो बनाया गया था। अब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आती है तो जितने भी स्टेशन पे ये रुकती है वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक की जा रही हैं कि कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जो कि दिखाई दे अगर फुटेज में कि इस बैग को लाता हुआ दिखाई देगा तो फिर उससे तफ्तीश में जो है वो काफ़ी आसानी हासिल होगी। लेकिन ताहाल ये नहीं पता लग सका है कि किस मकाम से इसको रखा गया है। ये ज़रूर है कि इसको इस अंदाज़ में डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बॉल बैरिंग्स या फिर नट बोल्ट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। माजी में कराची में जितने भी बम बरामद हुए या फिर वो फटे हैं, ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें बॉल बैरिंग्स और जो है वो नट बोल्ट्स जो है वो ज़्यादा खौफनाक बनाने के लिए रखे जाते थे कि धमाके से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इसमें दहशतगर्दों की प्लानिंग ये थी कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो इससे ट्रेन में आग लग जाती और आतिज़दगी से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो मुतासर हो सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से शुएब नाम का एक एहलकार है रेलवे पुलिस का जिसकी नज़र इस बैग पे पड़ी और उसने उस बैग को देखा और फिर जो है वो पुलिस के दीगर एहलकारों को इत्तला दी। फिर BDS को बुलाया गया। इस बम में जब बैटरी उन्होंने देखी, बैग में बैटरी देखी, तो उनको लगा कि जी ये कोई मशकूक चीज़ है, इसको एक दूसरे और ख़ाली प्लेटफॉर्म पे मुंतकिल किया गया और वहाँ फिर उसको जो है वो नाकारा बनाया गया। अच्छा अहमर, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से पुलिस मौजूद है जिसके एहलकार मुसाफिरों को पूरी चेकिंग के बाद स्टेशन के अंदर दाखिल होने देते हैं। तो क्या रेलवे पुलिस की जानिब से कोई बयान आया है, उन्होंने कोई तफ्तीश की है? क्योंकि ये भी तो एक लूप होल है ना।
जी देखिए, माजी में भी हमने देखा है कि जब कोई बड़ा टारगेट किलर गिरफ्तार हुआ है तो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि जी वो असला भी जो है वो ट्रेन के रास्ते कराची लेकर आया है। इसी तरह ट्रेन के हम जब ये चीज़ देखते हैं तो वॉक थ्रू गेट्स तो ज़रूर लगे हुए हैं स्टेशन पे, लेकिन कुछ ही जगहों पर जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मतलब ये इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनमें जो वाकई स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिर भी स्टेशन पे लगे वॉक थ्रू गेट्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो छोटे स्टेशन जंक्शंस जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते, वहाँ पर इतने CCTV कैमरे लगे नहीं होते, तो उन जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि अभी रेलवे पुलिस से के अफसरान से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जी अब जब ट्रेनों में जब लोग सवार हो रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी इस अंदाज़ में की जा रही है कि बाकायदा अमला जो है वो मुसलसल जो है वो लोगों से पूछता हुआ और उनसे मुख्तलिफ सवाल जवाब करता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है, ताकि अगर कोई शख्स उसकी हरकत मशकूक लगेगी तो फिर उसके सामान की भी तलाशी ली जाएगी। सही। अच्छा अहमद, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा शहर के अमनो अमान पर भी मैं बात करना चाह रही हूँ। आज फायरिंग करके फैक्ट्री मालिक के बेटे को कत्ल किया गया। 2 दिन पहले टम्बर मार्केट के ताजर को भी इसी तरह से कत्ल किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी भी गैंग वॉर ग्रुप ने कबूल की है। बड़ी मुश्किलों से शहरियों की जान छूटी थी इन ग्रुप्स से, वो फिर एक्टिव हो गए शहर में। जी देखिए, शहर में ये ग्रुप्स एक्टिव नहीं हो, उनके सहूलतकार जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कराची में कि जितने भी गैंग वॉर के ऐसे अहम कारिंदे थे वो शहर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो किसी और मुल्क में बैठकर बैरून मुल्क से जो इंटरनेट कॉलिंग होती है उनके ज़रिए जो है वो ताजिरों से रब्ता करते हैं और भत्ता तलब करते हैं, और भत्ता ना देने पर फिर इस तरह अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है कि वो दुकानों के बाहर आकर जो है वो फायरिंग कर देते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो कराची में देखने में नज़र आया है। इस पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और ऐसे सहूलतकार जो कि बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्दों की मावनत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो जल्द कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा, और मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ जावियों से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कल का जो आपने जिक्र किया, बुध के दिन जो वाक़या पेश आया था कराची में जिसमें शहजाद नामी ताजिर को कत्ल किया गया था, तो वहाँ से जो 9mm के 3 खोल मिले थे उनको भी जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पता जगाया जा सके कि ये माजी में ये असला जो है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा चुका है। आज जो कार्रवाई ताजिर के बेटे को कत्ल किया है आज वाला, जी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इस कत्ल की कोई वजूहात पता चल सकी है? क्या कोई भत्ता वगैरह मांगा गया था? जी देखिए, अभी तक आज तक जो है वो, क्योंकि अभी थोड़ी देर कबल ही वाक़या पेश आया था, आज शाम में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था, तो इसमें क्लियर नहीं है। अभी पुलिस का ये कहना है कि जी अभी तक वाज़े तौर पर ताजिर की जानिब से नहीं कहा गया है कि उनसे भत्ता मांगा गया था, लेकिन जो शहजाद का कत्ल हुआ था टिम्बर मार्केट में उसमें भी यही था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पुलिस को बाद में पता चला था कि जी ये भत्ते का ही मामला है, और भत्ता मांगने वालों की इतनी देदा दिलेरी थी कि उन्होंने कत्ल करने के बाद भी बैरून मुल्क से फ़ोन करके ये बताया था कि ये गोली जो है वो उनकी जानिब से चलवाई गई है। तो इसी तरह अभी तक जो है वो ताजिरों की जानिब से बताया तो नहीं गया है कि उनसे जो है वो भत्ता मांगा गया है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस इस हवाले से तहकीकात ज़रूर कर रही है। ये न्यू कराची सेक्टर 12D में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ताजिर हैं मोहम्मद सलीम जो कि फैक्ट्री ओनर हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन अफसोस पड़ा है कि ये साल भी कराची वालों के लिए, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर पे हम बैठे हुए हैं, तो ये साल भी कराची वालों के लिए अच्छा नहीं गुजरा है। डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 100 से ज़ायद अमवात कराची वालों को फेस करनी पड़ी हैं इस साल भी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।